अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। वेरी वेरी इजी चैप्टर आफ्टर शेयर्स। तो पहली बात तो ये कि डिबेंचर्स होते क्या हैं, क्या होते हैं? अरे तुम्हें जनरल में भी नहीं पता डिबेंचर्स क्या होते हैं? थैंक यू सो मच। आप अपना पढ़िए, आप बताइए जो लोग पढ़ रहे हैं। ओके अरे भाई मेरे से बात, भाई मैं कहीं खड़ी हूँ, मैं यहीं खड़ी हूँ, मुझसे बात कर लो। वो डिबेंचर्स होते हैं। आइए, वो डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर्स का मतलब है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। डिबेंचर is a document which acknowledges that this much amount is borrowed by firm by company from general public। इस एक्नॉलेजमेंट में मेंशन होता है कि कितना अमाउंट जो बोरो किया है, कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है और किस तरह का है, क्या नेचर है इनका। ठीक है, तो डिबेंचर्स में हमारे पास एक होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स, एक होते हैं इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड रिडीम किए जाते हैं, वापस किए जाते हैं। इररिडीमेबल जो कि वापस नहीं किए जाते, इररिडीमेबल को हम परपेचुअल डेब्ट भी कहते हैं। बट एज पर कंपनीज एक्ट इररिडीमेबल डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड बाय कंपनी। ऐसे ही कुछ होते हैं कन्वर्टिबल और कुछ होते हैं नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब हुआ जो कि फर्दर शेयर्स में या अलग नेचर ऑफ डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल मतलब जो कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास काफी सारे टाइप ऑफ डिबेंचर्स होते हैं जो हम अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमारी आज की क्लास मेनली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। आपको ये मैंने दो बता दी क्योंकि ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और समझ ही लो, फिर मेरे को ना अधूरापन सा लगेगा। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। बेसिकली अनसिक्योर्ड जिनके अगेंस्ट हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी हुई, और सिक्योर जिनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ सिक्योरिटी दी हुई है। तो एज पर कंपनीज एक्ट ये भी हम इशू नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते। तो जब भी डिबेंचर्स इशू होते हैं हम एक ट्रस्ट डीड बनाते हैं। ट्रस्ट डीड का मतलब क्या हुआ? ट्रस्ट डीड का मतलब हुआ एक ऐसा म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये मेंशन होता है कि इन डिबेंचर्स को इशू करने के बदले हमने कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है एज अ सिक्योरिटी, और जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग इशू ऑफ दीज डिबेंचर्स हैं वो मेंशन होती हैं। ठीक है, तो वो ट्रस्ट डीड है। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स है। अब हम डिबेंचर्स इशू कैसे कर सकते हैं? हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स में क्या क्या करना है? सबसे पहली चीज, फॉर कैश हम डिबेंचर्स को जैसे शेयर्स की अकाउंटिंग होती है एग्जैक्टली वैसी की वैसी डिबेंचर्स की अकाउंटिंग, मतलब वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, प्रोराटा, फॉरफीचर सब कुछ होता है। लेकिन क्योंकि वो सब कुछ हम शेयर्स में कर लेते हैं तो हम यहाँ पे वो चीजें रिपीट नहीं करते।
ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं जनरली। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये एग्जैक्टली शेयर्स वाला ही है। जैसे हमने शेयर्स में किया कि हमने बिजनेस परचेज किया, मशीनरी, कोई भी एसेट परचेज किया, प्रमोटर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, उनको हम शेयर डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं। जो नया टॉपिक है वो है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एज कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब, कोलेटरल मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी। हमने बैंक से लोन लिया, इस प्रॉपर्टी के बदले लोन ले लिया, अब और बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए हमने डिवेंचर्स इशू कर दिए एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये हमारे लिए नई चीज आ गई। फिर एक नई चीज इसमें हमें करनी है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ये टॉपिक हमारे पास नया है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जब हम फॉर कैश के लिए करते हैं तो हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, मतलब जब भी हम इशू करते हैं तो हमें रिडेम्पशन की कंडीशंस बतानी होती हैं। हमें ये बताना पड़ता है कि जब भी हम रिडीम करेंगे तो हम रिडीम किस कंडीशन पे करेंगे। अब ये क्या बात हुई कि इशू और रिडीम की कंडीशन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि डिबेंचर्स इशू एट पार एट प्रीमियम, ये तो शेयर्स भी होते हैं, एट पार भी इशू होते हैं, एट प्रीमियम भी इशू होते हैं। डिबेंचर्स एट डिस्काउंट भी इशू हो सकते हैं। डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। एक तो ये कहानी। दूसरी, जब हम रिडेम्पशन की बात करते हैं, रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट। रिडेम्पशन वर्ड का मतलब है कि अगर 5 साल बाद रिडीम होने हैं तो हम उनको रीपे कर रहे हैं। तो रिडेम्पशन या तो एट पार होंगे या एट प्रीमियम होंगे, डिस्काउंट पे कभी रिडीम नहीं होते। तो ये हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर्स इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, जो भी हमारे रिडेम्पशन की कंडीशन है वो इशू के समय बतानी पड़ती है, और वो एडजस्टमेंट जो रिडेम्पशन की एडजस्टमेंट है वो हमें इशू के समय ही करनी होती है। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। ये एक क्वेश्चन इसका 100% आता ही आता है। डिबेंचर्स आपका ओवरऑल अगर देखें तो आपके पास टोटल 26 मार्क्स के बुक 2 है। 26 मार्क्स में से ऐसा कुछ नहीं है कि 13 नंबर का डिबेंचर्स और 13 नंबर का शेयर्स है। शेयर्स थोड़े ज्यादा मार्क्स का रहता है और डिबेंचर्स थोड़े कम मार्क्स का रहता है, बट 6 नंबर का एक क्वेश्चन आना और 1 नंबर और 1 नंबर के 2 एमसीक्यूज आने, ये तो कंफर्म्ड है। ये कंफर्म्ड है कि आएगा ही आएगा, और इस 6 नंबर के क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, तो ये कंफर्म्ड है। अब इस 6 नंबर में ये भी कर सकते हैं कि इन सारे टॉपिक्स का मिक्स करके क्वेश्चन दे दें, ये भी कर सकते हैं कि अलग अलग दे दें। ऐसे ही जो ये वाला टॉपिक है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इस टॉपिक का क्योंकि शेयर्स में भी है और डिबेंचर्स में भी है, और शेयर्स में बहुत कुछ होता है देने को, तो ये भी हो जाता है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन यहां से दे दें बजाय कि शेयर से देने के, यहां से भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चंस की वैरायटी है। ठीक है, पहले नोट डाउन कर लो पॉइंट्स, उसके बाद फिर हम ये वाली जर्नल एंट्री सबसे पहले करना सीखेंगे। तो अब हम करेंगे फर्स्ट केस, फर्स्ट इशूड एट पार, रिडीम एट पार। हमेशा ध्यान रखो कि शेयर्स की अगर फेस वैल्यू नहीं गिवन तो 10 रुपीज लेते हैं, डिवेंचर्स की फेस वैल्यू नहीं गिवन तो 100 रुपीज लेते हैं। ठीक है, तो हमने 100 रुपए पे इशू किया और 100 रुपए हम रिडीम कर रहे हैं। हमेशा 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री जितना पैसा रिसीव हुआ,
बैंक अकाउंट डेबिट टू X%। हमेशा डिबेंचर्स के पहले एक परसेंटेज लिखी होती है, दैट परसेंटेज शोज कि उन डिबेंचर्स पे हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सो X% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि सारा का सारा पैसा एक ही बार में मंगा लिया। अगर इसमें कुछ ऐसा होता है कि सारा का सारा पैसा एक बार में नहीं मंगाया, एप्लीकेशन होती है, अलॉटमेंट होती है, तो उसके हिसाब से एंट्रीज हो जाती हैं। फिलहाल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपए। सेकेंड एंट्री होगी जितने अमाउंट से हम यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं, X% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू X% डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपए। हमेशा ध्यान रखोगे डिबेंचर्स अकाउंट चाहे कोई भी कंडीशन हो, इशू की हो चाहे रिडेम्पशन की हो, कोई भी कंडीशन हो, डिबेंचर्स अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से होगा। तो हमें क्या बातों का ध्यान रखना है, जितने अमाउंट से यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं उतने से ही यहाँ डेबिट करेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, X% डिबेंचर्स अकाउंट हमेशा ही फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, कभी भी उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस, इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट पार। मतलब मान लो मैंने 140 पे इशू किया और 100 रुपए पे रिडीम किया। सो इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट पार, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने इशूड एट प्रीमियम किया तो 140 रुपीज रिसीव हुए। फिर नेक्स्ट एंट्री, X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 140 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कि 140। 100 रुपए फेस वैल्यू थी और प्रीमियम था 40 रुपीज। थर्ड केस, इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट पार। ये ध्यान रखना, डिस्काउंट कभी भी 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो डिबेंचर्स का डिस्काउंट 10% से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो मान लो ये 95 है और ये 100 है, तो अब बताओ जरा फर्स्ट एंट्री में क्या अमाउंट आएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95 और फिर X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। लॉस ऑन इशू लिखो या डिस्काउंट ऑन इशू लिखो, एक ही बात है। तो हमने 95 जो यहां था वो यहां लिख दिया, 5 रुपए का लॉस और ये फेस वैल्यू। फोर्थ केस, इशूड एट पार रिडीम एट प्रीमियम। मतलब हमने 100 रुपए पे इशू किया लेकिन रिडीम किया 120 पे, तो फर्स्ट एंट्री कितने से होगी, ₹100 से हो गई। और सेकेंड एंट्री अब बात यह है कि ये भी 100 से होनी है, क्योंकि जितने से यहाँ क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट करना है। दूसरी बात यह है
कि X% डिबेंचर्स भी 100 से होना है। तो ये जो 20 रुपए का प्रीमियम है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 20 रुपए, ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट हो गया। और इसी लायबिलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 20 रुपए, क्योंकि लॉस भी हो रहा है, हमें 100 रुपए के बदले 120 पे करने पड़ रहे हैं, तो ये 20 रुपए का लॉस भी हो रहा है। तो साइमल्टेनियसली जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है उतना ही लॉस ऑन इशू होता है। तो लॉस ऑन इशू डेबिट 20 रुपए, तो टैली हो गया ना डेबिट और क्रेडिट साइड। समझ में आया? चलो नोट डाउन करो। हमारे पास आता है इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, मतलब 100 रुपए फेस वैल्यू है, 140 पे हमने इशू किया और 120 पे हम रिडीम कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री अगेन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से होगी? 140, जितना हमें रिसीव हुआ है इशू पे। ये इसलिए ये एंट्री तो गलत होनी नहीं चाहिए, तो खैर कभी भी नहीं होनी चाहिए, बट हाँ इसमें इस बात का खास ध्यान रखो, ये आसान है, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। अब X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 140 टू X% डिबेंचर्स 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 40। अब 20 रुपए का जो रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 20, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 20। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो मैं इसको 130 भी ले लूं, तो ये 130 हो जाएगा और ये 130। समझ रहे हो? मतलब कभी भी ये लिंक मत करना कि प्रीमियम, दोनों प्रीमियम के बीच के वैल्यू को हमें कंपेयर करना है, दोनों प्रीमियम के बीच के वैल्यू को हमें कंपेयर नहीं करना, ठीक है? हमें हमेशा ये देखना है कि फेस वैल्यू से कितना ऊपर नीचे जा रहा है। अब नेक्स्ट केस, issued at discount redeem at premium, मान लो 95 और 130। तो फर्स्ट एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट 95, X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95। अब X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फर्स्ट एंट्री तो उतने से ही कर दी जो रिसीव हो रहा है, डेबिटेड 95, लॉस ऑन इशू कितना है? 5 भी है, क्यों 5 भी है और 30 भी है, तो 35 हो गया ना, और 2 X% डिबेंचर्स 100 और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 30। समझे? क्लियर हुआ? ये नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि तुमको आ गया है। टॉपिक हमारा है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है सेकेंडरी सिक्योरिटी। ठीक है, सेकेंडरी सिक्योरिटी के जैसे जब हम इशू करते हैं तो वो कोलेटरल है। अब क्या होता है, हमने कुछ ना कुछ प्राइमरी सिक्योरिटी दी हुई है,
प्राइमरी सिक्योरिटी दी हुई है जिसके अगेंस्ट लोन रेस किया हुआ है। हम डिबेंचर्स को एज कोलेटरल सिक्योरिटी जब दे रहे हैं, सेकेंडरी सिक्योरिटी, क्योंकि बैंक सेटिस्फाई नहीं है, बैंक ने कहा कि आपने ये बिल्डिंग दी है, बाई चांस इस बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई तो ऐसे में डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी हम इशू कर रहे हैं। इस केस में नो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड। क्यों नहीं पे कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ऑलरेडी लोन पे इंटरेस्ट जा रहा है, तो लोन पे इंटरेस्ट जा रहा है तो हम इन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, दो बार इंटरेस्ट ना पे करेंगे। दूसरा, डिबेंचर्स यूज्ड ओनली अप टू द अनपेड amount after using primary security। मतलब आप ऐसा नहीं है कि डिबेंचर्स इश्यू हो गए तो सारे के सारे डिबेंचर्स उन्हीं के हो गए, नहीं, हम पहले प्राइमरी सिक्योरिटी यूज करेंगे, फिर अगर कुछ अनपेड अमाउंट बचा तो डिबेंचर्स यूज करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने लोन रेज किया 10 लाख रुपए का, उसके बदले में हमने कुछ प्लांट एंड मशीनरी था जो मॉर्गेज रख दिया, उसकी बुक वैल्यू थी सपोज उस समय पे 15 लाख, तो बैंक ने हमें 15 लाख की मशीनरी के बदले में 10 लाख का लोन दे दिया था। 10% डिबेंचर्स इशू हुए सपोज 10 लाख के, ठीक है। अब ऑन ड्यू डेट क्या हो रहा है, लोन अमाउंट ड्यू ₹7 लाख, हो सकता है 7 लाख रुपीस का अमाउंट ड्यू बचा है, कुछ साल बाद जब लोन अमाउंट ड्यू था वो 7 लाख बचा, उस समय इस प्लांट एंड मशीनरी की जो रियलाइजेबल वैल्यू थी वो हमने कहा कि ₹5 लाख है। तो अब कितना अमाउंट बचा जो कि आउटस्टैंडिंग है लोन का, रिमेनिंग अमाउंट ड्यू ऑन लोन आफ्टर यूजिंग प्राइमरी सिक्योरिटी, कितना बचा, कितना बचा, 2 लाख। यानी कि चाहे हमने डिबेंचर्स 10 लाख के दिए थे, लेकिन हम डिबेंचर्स इसमें से सिर्फ 2 लाख के यूज करेंगे और बाकी डिबेंचर्स वापस कर देंगे। मतलब बैंक जो है सिर्फ 2 लाख के डिबेंचर्स यूज करेगा और बाकी वापस कर देगा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आपके एमसीक्यूज में आती हैं कि कितना अमाउंट डिबेंचर्स का यूज होगा, कितना अमाउंट प्लांट एंड मशीनरी का यूज होगा। तो ये आपके एमसीक्यूज में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं कि वो उठा के, क्योंकि ऑप्शन ऐसी होती है ना, ऑप्शन में 7 लाख भी होगा, ऑप्शन में 5 लाख भी होगा, ऑप्शन में 2 लाख भी होगा और ऑप्शन में 10 लाख भी होगा। और क्वेश्चन ही पूछा गया कि हाउ मच डिबेंचर्स वर बी यूटिलाइज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, तो आंसर 2 लाख होगा, लेकिन हम ये भी आंसर कर देते हैं। बच्चे इसको छोड़ के ना, इवन मतलब आज मैंने बता दिया है एंड आई विल बी ऑब्लाइज्ड कि अगर तुम्हें मिस्टेक ना करो तो बी केयरफुल कि आपको हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या पूछा गया है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इस तरह से ये हमारा एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी है। अब अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें
तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा दो तरह से आता है, एक बाय ओपनिंग, बाय पासिंग जर्नल एंट्री और विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बिना या जर्नल एंट्री के साथ, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं ये बता देती हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं विदाउट रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री या बाय पासिंग जर्नल एंट्री। मेथड कोई भी हो, आपको हमेशा मेंशन होगा, ठीक है। आपको ये बोला हुआ पास जर्नल एंट्री फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो मैं तो जर्नल एंट्री पास करनी है। बट एक एंट्री जो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन है, वो तो दोनों में ही आएगी, वो यहां पर भी आएगी और वो यहां पर भी आएगी, क्योंकि ये तो लोन रेज करने की एंट्री है, इसका डिबेंचर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो नॉर्मली लोन रेज करने की एंट्री है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन विद द लोन अमाउंट, ठीक है। एक तो ये हो गई। अब अगर हमें रिकॉर्ड नहीं करना, तो यानी कि हमें सिर्फ ओनली टू बी शोन इन बैलेंस शीट, सब बैलेंस शीट में दिखाना है। बैलेंस शीट में दिखाना है मतलब जो हमारा फर्स्ट ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है बैलेंस शीट में, इसमें हमारे पास एक आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, हेडिंग आती है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज में एक आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसको हम नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। ये हमने 1 दे दिया और यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा यहां डाल दिया। अब हमारा नोट्स टू अकाउंट, सबसे नंबर 1 हमने कहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या है इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में? सबसे पहले तो है बैंक लोन, कितना है? मान लो ये बैंक लोन आपका 5 लाख था, तो हमने लिख दिया बैंक लोन ₹5 लाख। अब हमने जो भी डिबेंचर्स इशू किया है कहीं नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिख देना है कि मान लो 10,000 10% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 each issued as collateral security, that's it। इससे ज्यादा कुछ और करना ही नहीं है भाई। एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी हमने इशू किया है, हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, क्योंकि हमें प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर फॉलो करना है, तो हमने एज ए प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर उसे दिखा दिया, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हो गया ना ये? अब अगर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है तो हम एंट्री पास करते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। भाई अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब कैश के लिए डिबेंचर्स इशू कर रहे थे तो कैश अकाउंट डेबिट लिख रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट लिख रहे थे, वेंडर डेबिट लिखा, जिसको भी डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं वो लिख दिया। लेकिन अब हमारे पास कोई है ही नहीं, तो हमने बचपन में भी सीखा था 11th में
सस्पेंस अकाउंट एक होता है जो सबका भाई होता है, तो बस ये सबका भाई डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अब इसमें जब हम बैलेंस शीट दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, तो थोड़ी बैलेंस शीट में चेंज आ जाएगा। ये वाला पोर्शन तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नोट्स टू अकाउंट में चेंज आ जाएगा। ये नोट्स टू अकाउंट अब कैसे होंगे? हमने कहा बैंक लोन 5 लाख, ठीक है। हमने कहा 10% डिबेंचर्स कितने, 10,000, 10% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, कितने हो गए? 10 लाख। 10 लाख हो गया। और इसी में से फिर लेस कर दिया डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख, मतलब कोई पॉइंट नहीं बना, ऐड किया और लेस किया, 5 लाख ही आ रहा है। यहाँ भी 5 लाख ही आया था, ये 5 लाख, यहाँ भी 5 लाख ही आया था, सब जगह 5 लाख ही रहा है, लेकिन तरीका फर्क हो गया। जब हमने जर्नल एंट्री पास नहीं की थी तो हमने सिर्फ बैंक लोन दिखाया, लेकिन जब हमने जर्नल एंट्री पास की है तो हमने बैंक लोन दिखाया, डिबेंचर्स को भी अलग से दिखाया और सस्पेंस अकाउंट कर दिया। गॉट इट? टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब हो गया कि इट इज अ मैंडेटरी पेमेंट। मैंडेटरी पेमेंट मतलब इवन इन केस ऑफ लॉस इट हैज टू बी पेड। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट्स हैं तभी हम इंटरेस्ट पे करेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ही ये होता है कि इवन इन केस ऑफ लॉस इट हैज टू बी पेड। तो अब हम क्या करेंगे? एंट्री क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, फिर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री हमने की इंटरेस्ट ड्यू करने की, ये एंट्री हमने की पेमेंट की, और फिर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर इन P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बाय चांस अगर आपको क्वेश्चन में टीडीएस गिवन हो, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और टू हो गया टीडीएस पेबल अकाउंट। ये क्या होता है? टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। होता क्या है, एट सोर्स मतलब जो भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वहीं से टैक्स काट दो। अब एक कंपनी में मान लो 10,000 डिबेंचर होल्डर्स हैं, उन्होंने उनको इंटरेस्ट दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा उनको ढूंढता रहेगा, और जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे लोग टैक्स पे करें अपनी उस इनकम पे। तो उन्होंने क्या कहा कि आप टीडीएस काट के दो, 20% का टीडीएस काट लो आप। ठीक है, आपने 20% टीडीएस काट के अपने पास रख लिया और उनको बचा हुआ दे दिया। ठीक है, उससे क्या होगा, अब मान लो मेरी कंपनी और तुम सारे मेरे डिबेंचर होल्डर्स हो, तो तुम्हारे को मैंने इंटरेस्ट देना था सपोज
यहाँ पे 10,000 का इंटरेस्ट था, तो 2,000 मैंने टीडीएस रख लिया और 8,000 तुम्हें पे कर दिया। अब तुमको 2,000 कम मिले। अगर तुम्हारी इनकम इस तरह से है कि तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, तो तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड ले लोगे। लेकिन अगर तुमको इनकम हुई है तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम इनकम टैक्स पे करने जाओ। तो जितने भी सैलरीड क्लास लोग होते हैं, जिनको भी सैलरी मिलती है, जितने भी डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड है, इन सब के लिए टैक्स डिडक्ट होने के बाद ही उन्हें मिलता है। तो कंपनी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये जो डिबेंचर होल्डर्स हैं इनको भी पे कर दो। टीडीएस पेबल ये लायबिलिटी है, ये भी पे कर दो। किसको पे करोगे? ये तो 8,000 डिबेंचर होल्डर्स को, और ये जो 2,000 है ये गवर्नमेंट को पे कर दोगे, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर दोगे। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर दिया। अब जितना भी था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, तो पूरा का पूरा 10,000 ही होगा। तो देखा जाए तो कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है भाई। कंपनी यहां पूरा का पूरा 10,000 डिबेंचर होल्डर्स को दे रही थी। कंपनी ने यहां जो 10,000 दे रही थी यहां पे पूरा 10,000 दे दिया और यहां पे पूरा 10,000 दे दिया। तो कंपनी के पास तो 10 की ही पेमेंट गई है, पीएनएल में भी 10 गया है, तो कंपनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तुम लोगों को जिनको मैंने इंटरेस्ट दिया है तुम्हें फर्क पड़ेगा, तो तुम कर दो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लेम कि भाई इतना इंटरेस्ट का पोर्शन आपके पास आया, हमें दे दो। वो ठीक समझेंगे तो दे देंगे। समझ में आई बात है? ये छोटा सा टॉपिक था जो यहाँ खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक, आई नो हेवी डोज हो गई है, लास्ट छोटा सा एक कि जो हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, इट शुड बी राइट ऑफ इन द सेम ईयर ऑफ इशू। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी हमने याद है अभी हमने जो क्वेश्चंस किए थे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट किया था, तो वो जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट किया था उसे राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब उस अकाउंट को क्लोज करना है। उस अकाउंट को क्लोज करने में सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू हम उसे क्लोज कर सकते हैं। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ जाए तो जनरल रिजर्व के थ्रू कर दो। अगर जनरल रिजर्व भी कम पड़ जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू कर दो। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो जिस साल आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं उसी साल साथ साथ ये एंट्री कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर के मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स करा दिए हैं। बीच बीच में जो थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं, जैसे कि बैलेंस शीट है या अभी इन सारे क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं, ये सब की हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की, हमने आज सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट किए हैं। तो आप लोग पहले इस चैप्टर की सारी इलिस्ट्रेशंस कंप्लीट करना, समझना कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, ताकि वो नेक्स्ट क्लास में पूछ सको कि हमें ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके भी दिखा दूंगी। ठीक है, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.